लोकतंत्र का पहिया निरंतर लंबे अरसे से घूम रहा है। समय दर समय इसकी गति का आकलन लगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सवाल ये कि क्या हम इस पहिए की दिशा का सही अनुमान लगा पा रहे हैं? क्या हम उन परिवर्तनों का लाभ उठा पा रहे हैं जो डिजिटाइजेशन के चलते संभव हुए? क्या लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद ने तकनीक के भरोसे लोगों के साथ अपने संवाद को बेहतर किया है? क्या हम संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं? ये सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पारंपरिक तौर तरीके नए ज़माने की तकनीक के बीच अपना वजूद तलाश रहे हों और लोग डिजिटल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और आज खबरों की एबीसी में बात डिजिटल लोकतंत्र की। ई लोकतंत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र, इंटरनेट लोकतंत्र या फिर डिजिटल लोकतंत्र, इन सब के मायने एक हैं: आमजन की भागीदारी, सुनवाई और त्वरित कार्यवाही, जो कि लोकतंत्र की तिपहिया गाड़ी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच के तालमेल की तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करती है, जो कि डिजिटल युग में लोकतांत्रिक जवाबदेही का चार्टर है। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, एक दर्शन है, एक व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को समानता का भाव और स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र की इस गाड़ी के अगर किसी भी एक पहिए में पंक्चर हो जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा उठती है। ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है इसका पीपल फ्रेंडली होना, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संसद और एक जवाबदेह सरकार का होना। दरअसल बीते 75 सालों में देश बदलाव के दौर से गुजरा है। बदलाव की एक वानगी पेश करती है साल 2020 में बनकर तैयार हुई त्रिभुजाकार संसद और इसके ठीक सामने इतिहास को दोहराता 144 स्तंभों वाला संविधान सदन, जो अतीत की संसद है। दरअसल यह परिवर्तन सिर्फ इमारतों के निर्माण का नहीं है, यह बदलते लोकतंत्र का भी है। लोकतंत्र की उस रफ्तार का भी है जिसके चलते संसदीय कामकाज में तेजी आई है। तेजी से पास हुए विधेयकों और पारित होते कानूनों का है। रिकॉर्डिंग से संसद की लाइव स्ट्रीमिंग का है। जनता के प्रतिनिधियों के साथ शुरू हुए सीधे संवाद का है। पेपर से लैस पेपर हुई संसद का है। संसदीय उत्पादकता में आई बढ़ोतरी का है। बीते सालों में संसद को डिजिटल संसद बनाए जाने के प्रयासों का नतीजा है कि प्रमुख डिजिटल संसद परियोजना 2.0 के जरिए सांसदों, कर्मचारियों और नागरिकों के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुंच बढ़ाने की कोशिश जारी है। संसदीय विरासत के डिजिटलीकरण पर बल दिया गया है। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच लगभग 8000 घंटे के ऐतिहासिक ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है, जिससे आर्काइवल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और डॉक्यूमेंट्स नागरिकों के लिए एक्सेस करना आसान हो गए हैं। एक AI पावर सर्च सिस्टम अब यूजर्स को वीडियो में स्पेसिफिक कीवर्ड्स या टॉपिक को इंस्टेंट सर्च करने की सुविधा की अनुमति देता है, वो भी कई भाषाओं में। मॉडर्नाइज ऑपरेशन के लिए संसद ने एक डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है, जिससे सांसद टैबलेट और डिजिटल पेन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरी है, जो जनता की व्यापक संसदीय शोध और सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिसके चलते पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। ये एक ऐसा प्रयास है जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत को और भी मजबूत करता है। हाल ही में हिमाचल में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 2 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिजिटल युग में सुशासन विषय पर कहा, अब सभी विधानसभाएं पेपरलेस विधानसभा की ओर बढ़ी है। अब विधानसभाओं ने
नई तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शुरू किया है, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है। भारत की संसद ने भी एआई के जितने टूल्स हैं उन सबको विधायी कार्यों में, विधायी संवाद के अंदर, चर्चा के अंदर उन सभी एआई टूल्स का उपयोग करने का काम शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि केंद्रीय विधानमंडल होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो दक्षता है, जो तकनीकी रूप से जो कुछ भी अनुभव दुनिया के बेस्ट अनुभवों से हमने लिए हैं, हम राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी एआई टेक्नोलॉजी के उन टूल्सों के नवाचारों को आपस में साझा करना चाहते हैं। और इसीलिए एआई टेक्नोलॉजी भी शासन में पारदर्शिता लाती है, जवाबदेही लाती है। हमारी संसदीय समितियों के अंदर, हमारी कार्य संस्कृति के अंदर हम और जवाबदेही, पारदर्शी के साथ संसदीय समितियों में काम कर सकते हैं। संसदीय समितियां हमारी मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है और हमारे सदस्य संसदीय समितियों में, विशेष रूप से विधानसभाओं के अंदर उनकी भागीदारी बढ़े, उन संसदीय समितियों के अंदर जनता की भागीदारी को बढ़ाएं और जो उससे प्रभावित लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी भी भागीदारी निभाएं। जब हर कानून बनाते समय भी हम अगर जितनी जनता की भागीदारी निभाएंगे, जनता की जितनी सहभागिता करेंगे, उतने ही बेहतर कानून बना पाएंगे। और इसके लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम टेक्नोलॉजी का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। मैं विधानमंडलों के संदर्भ में विधानमंडलों के कामकाज को अधिक प्रभावी, अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर हमने पहले भी चर्चा की है। यह उत्साहवर्धक है कि आज से महज 10 साल पहले की तुलना में भारतीय संसद और सभी राज्य विधानसभाओं ने टेक्नोलॉजी अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें एक क्षेत्र में रहनुमाई हिमाचल की विधानसभा ने किया और कई चीज़ों में जिसका कल मैंने उल्लेख किया था। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, परिवर्तन की गति आज सबसे तेज है। इसी अनुपातीय गति में टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का समाज पर गहरा असर है। इस बदलाव की गति के साथ, उसी गति के साथ हमें गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने का अवसर भी हमारे हाथ है। कुछ वर्ष पहले तक टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन का अर्थ केवल माना जाता था कि कंप्यूटर का अपग्रेडेशन या डॉक्यूमेंट्स के डिजिटाइजेशन तक ही यह आधुनिकता या ये टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन सीमित है। कुछ दिनों पहले तक आपने सुना पेपरलेस विधानमंडल की चर्चा ही हम सबका मकसद था, पर यह सब पहला चरण था। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में हैं, उस चरण में हैं। एक ऐसी तकनीक जो न केवल मानवीय क्षमता के समकक्ष काम कर सकती है, बल्कि कई मामलों में मनुष्य से अधिक सक्षम साबित हो रही है। और आमतौर से नेतृत्व के बारे में चर्चा होती है। रहनुमाई कैसे बाकी चीज़ों से अलग है, नेतृत्व की काबिलियत, दूरदृष्टि कैसे अलग प्रोफेशन से उसे विशिष्ट बनाती है, यह तो तय आप विधानसभा या विधानमंडल में या संसद में बैठे लोग जो रहनुमाई कर रहे हैं, वही समाज की तकदीर तय कर सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर है उसका बेहतर यूज हम कैसे करें, उसको चुनौतियों को कैसे रोकें, ये आपके हाथ में। और उसकी चुनौतियां कितनी गंभीर है वो भी है, खूबियां भी प्रबल है। डिजिटल युग में सुशासन तभी संभव होगा जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में तेजी के साथ साथ उत्पादकता के सही पैमाने, जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और आचरण व पदों की मर्यादाएं भी तय हों।
संसद सांसदों और समुदायों के बीच कनेक्शन को मजबूत करने के लिहाज से साल 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई। लिहाजा दुनिया भर की संसदों के प्रतिनिधि एक छत के नीचे एकत्रित होते हैं। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं और जोर होता है डिजिटल डेमोक्रेसी से जुड़े अवसर व चुनौतियों पर। बीते 75 सालों में लोकतंत्र की जड़ों को सींचने में संसद की भूमिका कैसी रही, संसद की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चली, लोकतंत्र के सिद्धांत, पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारियों को कितना बल मिला, ये तमाम सवाल संसदीय व्यवस्था से जुड़ी उन सभी चुनौतियों और बदलावों को रेखांकित कर रहे हैं जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं को आवाज देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और सरकार को जवाबदेह बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इस बीच दुनिया भर के देशों की संसदों के साथ भारतीय संसद के संवाद और संबंध को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि 30 जून 1889 को अंतर संसदीय संघ यानी IPU की स्थापना की गई और इसी दिन को साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल पर एक प्रस्ताव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने का फैसला किया गया। आधुनिकीकरण के दौर में संसद और हम ये एक ऐसा फ्रेज है जो संसदीय व्यवस्था में लोगों की भागीदारी और सहभागिता को परिलक्षित करता है। जिस तरह अपने देश में संसद है, उसी तरह दुनिया भर के देशों में भी संसद है, बस नाम अलग अलग है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, अमेरिका में कांग्रेस, जर्मनी में बुंडस्टैग, बांग्लादेश में जातीय संसद, इजराइल में नेसेट, जापान में डायट, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट, नेपाल में नेशनल पंचायत, स्पेन में कॉर्सेट, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, रूस में डूमा, फ्रांस में नेशनल असेंबली, ईरान में मजलिस। लेकिन भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे महज 162 देशों में ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पालन किया जा रहा है। इनमें से कुछ पूर्ण लोकतंत्र हैं, जबकि कुछ आंशिक लोकतंत्र माने जाते हैं। इन सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में वहां की संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इन सब के बीच हाउस ऑफ कॉमन, अमेरिकी कांग्रेस और पश्चिम की कुछ पुरानी संसद आज भी न्यू टेक्नोलॉजी की सक्सेसिव वेव से काफी अछूती है। फिलवक्त दुनिया की सबसे टॉप डिजिटल डेमोक्रेसी के मॉडल की बात करें तो एस्टोनिया, डिसाइड मैड्री, पार्लियामेंट एट साइटोनियस, पायरेट पार्टी, वी ताइवान, द ब्राजीलियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, लैब हैकर एंड एडमोक्रेसिया और यूके पार्लियामेंट एविडेंस चेक्स माने जा रहे हैं। दुनिया भर में विकसित देशों की संसद डिजिटाइजेशन के दौर से गुजर रही हैं, तो वहीं यूरोप का एक छोटा सा देश एस्टोनिया ई गवर्नेंस के मामले में एग्जाम्पलरी मॉडल साबित हो रहा है। एस्टोनिया दुनिया का पहला डिजिटल देश है जो डंके की चोट पर बोल रहा है कि डर के आगे जीत है और उन देशों को चुनौती दे रहा है जो साइबर सिक्योरिटी का हवाला देकर नए बदलाव से कतरा रहे हैं। संसद ने लोगों तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास किए या फिर लोगों ने अपनी बात को संसद तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ते अपनाए, वो रास्ते कितने सुगम हैं और कितने जटिल हैं, यह एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि इस दिशा में 80 के दशक से ही IPU के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत दुनिया भर के देशों के जनप्रतिनिधियों को एक छत के नीचे एकत्रित कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में संवाद की कड़ी को निरंतर जारी रखने पर बल दिया गया है। साथ ही वकालत की जा रही है कि अब समय है संसदों के आधुनिकीकरण और तकनीकीकरण का। इस दिशा में दुनिया के कई देशों ने तेजी से प्रयास किए, जिसके तहत उन्होंने संसदीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया से इतर खुद के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दिया, ताकि ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिले और संसद समय समय पर मिलने वाले फीडबैक का मूल्यांकन कर खुद को बदलाव के लिए तैयार कर सके।
इन्हीं प्रयासों की बानगी भारत में साल 2006 में देखने को मिली, जब भारत ने पहली बार लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जनता देखे कि उनका प्रतिनिधि संसद में उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित कर उसका निदान करवा भी पा रहा है या नहीं। ब्रॉडकास्ट तकनीक के माध्यम से संसद से जुड़ी जानकारी जनता तक पहुंचाने वाली फेरिस्त में भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटिश पार्लियामेंट, लंदन असेंबली, यूरोपियन पार्लियामेंट, वेल्स असेंबली, नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली, ग्रीस, इसके अलावा चिली और भारत वो लोकतांत्रिक देश हैं जिनके अपने संसदीय चैनल हैं। आज दुनिया के कई विकसित देश एक छोटे से देश एस्टोनिया की तरफ देख रहे हैं कि कैसे मात्र 13,70,000 की आबादी वाला देश डिजिटल लोकतंत्र की नजीर पेश कर रहा है और बता रहा है कि अगर लोकतंत्र चाहिए तो संसद को अपनी जगह काम करने दीजिए जैसे वो करती है, बस सरकार को अपने दरवाजे पर ले आइए। दुनिया भर के लिए डिजिटल लोकतंत्र का मॉडल बने एस्टोनिया में पूरे 100% ई गवर्नेंस, 100% विश्वसनीयता के साथ काम कर रही है। आर्थिक विकास दर में सबसे आगे इस छोटे से देश में चुनाव से लेकर सरकार, स्वास्थ्य और बैंकिंग सब कुछ डिजिटल है। डिजिटलीकरण के इस दौर में दुनिया भर की संसदों को समय के साथ लय करने के संकेत दिए हैं। इन्हीं संकेतों का असर है कि सबसे कठोर नियमावली वाली भारतीय संसद डिजिटल हो चली है और साथ ही डिजिटल हो चला है भारत का लोकतंत्र, जो लैस पेपर है जिसकी कार्यवाही टीवी बॉक्स से बाहर निकलकर आपके फोन तक आ गई है, बल्कि स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच जैसी तकनीक का प्रयोग कर सभी भारतीय भाषाओं में संसद के कामकाज और जनप्रतिनिधियों की आवाज को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। आज जनप्रतिनिधि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। गेटकीपर्स पर जनता की निर्भरता पिछले 10 सालों के मुकाबले कम हुई है। हालांकि आज भी पहले की तरह संसद के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों से ज्यादा प्रभावशाली सांसदों की टीका टिप्पणी को सोशल मीडिया की दुनिया में ज्यादा तवज्जो मिल रही है। बेहतर होगा कि संसद के डिजिटलीकरण से जनप्रतिनिधियों के काम करने के तौर तरीकों में आए परिवर्तन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी का भाव भी मजबूत हो, जिसकी एडवोकेसी आईपीयू लगातार कर रहा है। रिफॉर्म के लिए परफॉर्म करने की आजादी ही दरअसल लोकतंत्र देता है। असल मायने में देखा जाए तो तकनीक विश्व बिरादरी में लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का एक मुफीद जरिया बना है, इस उम्मीद के साथ कि सड़क की बेचैनी का अक्स सदन में तो दिखे लेकिन बिना कामकाज ठप हुए। यही प्रभावशाली भागीदारी होगी और लोकतंत्र की परिपक्व समझ भी। डिजिटल इंडिया के मंत्र से शुरू हुई नए भारत की संकल्पना सफलता की कई कहानियां पेश कर रही है और इन्हीं सफल कहानियों की श्रृंखला में हैं कुछ तथ्य जो डिजिटल डेमोक्रेसी से जुड़े हैं, जो ये साबित करते हैं कि लोकतंत्र का घूमता हुआ पहिया डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुका है और उसकी निरंतर गति के लिए ज़रूरी है कि हम डिजिटल लिटरेसी के ग्राफ पर ध्यान दें, जो कि उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कम है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में मात्र 38% परिवार ही डिजिटली लिटरेट हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। खबरों की एबीसी में फिर हाजिर होंगे एक और नए फ्रेज के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी।